और अगर वो नेसेसरी हो तो, ठीक है, उसको स्टेट को मतलब पार्लियामेंट के साथ कंप्लाइज करना होगा। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए। अब जो आर्टिकल 370 है ये आपको पता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, 35 ए भी, तो इसके बारे में, इसके रिमूवल के बारे में बता रखा है। सेंटर ने डिसाइड किया है कि स्पेशल स्टेटस देना है जम्मू कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 है जो दिया हुआ है, वो उसको एंड करना है। 370 का जो स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर उसको एंड करना है। अब आर्टिकल 370 और 335 ए के बारे में बता रखा है। 370 में क्या बता रखा है कि टेम्प्रेरी प्रोविजन, ये टेम्प्रेरी प्रोविजन है, ठीक है। इसमें बता रखा है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, इसमें ये बताता है कि स्टेट को स्पेशल पावर देता है कि अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सके इनका, ठीक है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब 370 के अकॉर्डिंग बता रखा है कि किस किस को छोड़ के, डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इनको छोड़कर बाकी में जो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर की कंकरेंस जरूरी है, मतलब उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो हाँ कहती है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। इन चार चीज़ों को छोड़ के, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आर्टिकल जो 35 ए है वो क्या बताता है कि आर्टिकल 370 है कि अगर ये स्टैम आउट हो जाता है तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। उसी से निकल के है 370 से, ये पावर देता है जम्मू कश्मीर असेंबली को कि वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंट्स है उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उनकी स्पेशल पावर, उस स्टेट की उनके क्या राइट और प्रिविलेज है उनको डिफाइन करता है, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसके साथ क्या किया है, उसके साथ कन्करेंस करके, मतलब उन दोनों ने मिलके एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 है वो हमारा पास किया है, ठीक है। उससे बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब अप्लाई होगा उस स्टेट में, ठीक है। अब उसमें ये था कि अगर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना होगा, तो इन दोनों ने, प्रेसिडेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ये एंड हो गया। इसमें बता रखा है कि बता रखा है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जो जम्मू कश्मीर के लिए, उसको एब्रोगेट किया गया और आर्टिकल 35 है उसको भी स्क्रैप आउट किया। ये ऑटोमेटिकली अपने आप, अगर 370 हटे क्योंकि किसी का पार्ट है, जब 370 हट गया 35 है तो अपने आप हट जाएगा। उसके बाद बता रखा है कि इसके साथ ही एक स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन है वो दिया गया पार्लियामेंट को। उसमें क्या करता है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उससे इफेक्ट में आया है, तो इसमें ये रिकमेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एब्रोगेट कर सकता है 370 को, मतलब 370 को प्रेसिडेंट है वो हटा सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। उसके बाद बता रखा है जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने, यूनियन टेरिटरी बना दिया अब, तो वो पास किया पार्लियामेंट ने, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट ने, उनके स्टेट लेजिस्लेचर ने मिलकर दोनों ने इसको एब्रोगेट किया 370 को। उसके बाद किया स्टेट लेजिस्लेचर ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला है जम्मू कश्मीर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसको क्या किया, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक तो जम्मू हो गया और यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गया, ठीक है। अब जम्मू है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और यहाँ पे लद्दाख में ये यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। उसके बाद बता रखा है कि कैसे स्क्रैप किया गया, ये देखते हैं 370 और 35 है, ये पॉसिबल कैसे हुआ। प्रेसिडेंट ने सबसे पहले क्या किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो इशू किया आर्टिकल 370 के अंडर, ठीक है। ये इनेबल करता है प्रेसिडेंट को कि भाई जो स्पेसिफाई कि वो मैटर स्पेसिफाई करे जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ये चेंज कर सकता है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो मिलके अगर कंकरेंस देती है तो, सहमति देती है तो, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि ये ऑर्डर है, ये आर्टिकल जो 367 है उसको अमेंड करते हैं। तो आर्टिकल 367 है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई कैसे हम कुछ प्रोविज़न है उनको रीड और इंटरप्रेट करें, ठीक है। इसके बाद बता रखा है कि ये अमेंडेड आर्टिकल क्या बताता है, एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ऑफ द स्टेट उसी के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, जो वो बोलती है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आर्टिकल 370 है कैसे रीड किया जाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहती है स्टेट की उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर साथ देगी तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। बट इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। उसके बाद बता रखा है कि गवर्नमेंट है वो 371 की पावर यूज़ कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। उसके बाद बता रखा है कि स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन से हुआ है, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन है कि भाई रीअपील कर सकते हैं आर्टिकल 370 की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोबारा इसको लगा सकते हैं क्योंकि टेम्परेरी प्रोविज़न था।
ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि जो जम्मू और कश्मीर है पहले वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर था, ठीक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट की कंकरेंस से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कंसिडर, अभी जम्मू कश्मीर ये प्रेसिडेंट ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलके दोनों ने किया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अभी अगर जो गवर्नर है उसने कंकरेंस दे दी, उसने सहमति दे दी, तो इसका मतलब है कि भाई जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट ने सहमति दे दी, ठीक है। अब उसमें क्या बता रखी है, अब क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगी इसकी। अब वहाँ पे क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा पूरी तरह से, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका टेन्योर 6 ईयर का था, बट अब वो वही 5 ईयर का जैसे सब पूरे इंडिया में वही 5 साल का होगा। उसके बाद जो रणबीर पेनल कोड आरपीसी है उसकी जगह कौन सा लग गया, आईपीसी लगेगा अब, क्योंकि पूरे इंडिया में आईपीसी लगता है, वहाँ पे एक सेपरेट था आरपीसी रणबीर पेनल कोड लगता था, अभी वो नहीं है, वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो वहाँ पर भी इम्पोज हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था, ठीक है। उसके बाद बता रखा है जो सेंट्रल कोटा होता है स्कूल कॉलेज के एडमिशन में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, वो वहाँ भी एप्लीकेबल हो गए सारे जो भी रिजर्वेशन के प्रोविज़न है, ठीक है। उसके बाद लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और रेजिडेंसी राइट भी मिल सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, ठीक है। आरटीआई भी एप्लीकेबल होगी वहाँ पे, सारे जो इंडिया में जो एप्लीकेबल है वो सब वहाँ पे लगेंगे। क्योंकि कुछ था कि वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो लेडी है वो अगर किसी अदर स्टेट के पर्सन से शादी कर लेती है उसके जो प्रॉपर्टी राइट है वो ख़त्म हो जाते हैं, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि इनर लाइन परमिट के लिए क्या बता रखा है कि इनर लाइन परमिट पहले तो क्या होता है ये देखिए। इनर लाइन परमिट में क्या होता है कि अब मणिपुर है उसने क्या एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ट्रैवलर को कि इनर लाइन परमिट ले सके वो ऑनलाइन, ठीक है। एक इनर लाइन परमिट क्या है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है, ठीक है, किसके लिए, विजिट करने के लिए और स्टे करने के लिए उन स्टेट में जो इनर लाइन परमिट है उसके अंडर जो स्टेट दिए हैं उन पर विजिट करने के लिए इनर लाइन परमिट देता है, ठीक है। अगर कोई फॉरेनर होता है तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, जो इंडिया वाले हैं उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो बाहर के हैं उनको फॉरेनर एरिया परमिट लेना पड़ता है, पैप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करने के लिए। इनर लाइन परमिट से अलग है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि ये किस किस स्टेट में है, अब इसको याद कर लीजिए, ये ऐसे याद करने की ज़रूरत है, AM TM, ठीक है। ऐसे भी नहीं करो, इसको एक करो, इसको ऐसे जैसे इनर लाइन परमिट में स्टेट दिखा रखे हैं, ये देखिए आप। इनर लाइन परमिट क्या होता है, इनर मतलब कंट्री के अंदर जाने के लिए। अब ये वाला बॉर्डर है, इसमें देखो बार बार कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इस साइड वाले ईस्ट के जो यहाँ से बाउंड्री है बॉर्डर है जो इंटरनेशनल, ये हमारे क्या है, इस यहाँ पे इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद बता रखा है कि कोई भी सिटीजन है वो इंडियन है वो यहाँ पे विजिट कर सकता है, कब कर सकता है, अगर वो क्या तो वहाँ स्टेट से बिलोंग करता है तब तो है, अगर नहीं है तो उसको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और जितने पीरियड के लिए मिला है उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता वो वहाँ पे। उसके बाद ये कब कैसे बनाया, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 का, उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था ये कानून, ताकि वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक लोगों की एंट्री वहाँ पे रोकी जा सके, ठीक है, आउटसाइडर की। उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया इस एरिया को। पहले इस एरिया को क्या बताते थे, इसको क्राउन था वो प्रोटेक्ट करता था, सॉरी, जो क्राउन है उसका जो कमर्शियल इंटरेस्ट था वो उसके लिए, ताकि कोई बाहर का क्या बिजनेस ना कर सके, हम ही करते हैं, इसीलिए उन्होंने लगाया था। और उसको बोलते थे ब्रिटिश सब्जेक्ट है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इनको मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब इंडियन को वहाँ पे ट्रेडिंग से रोकने के लिए इन्होंने कह दिया कि परमिट स्पेशल एरिया परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि परमिशन तो देते नहीं तो लोग जा ही नहीं पाते, तो उस एरिया में ये खुले अपने बिजनेस करते थे। उसके बाद 1950 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है उसकी जगह क्या करती है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो खाली इंडियंस थे वहाँ पे, अब सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिए, ठीक है। इसके बाद बता रखा अभी ये वैसे कानून वैसे का वैसा है, अब ये बताता है कि किस लिए बता रखा है कि उनके जो पीपल है उनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनर लाइन परमिट है वो कौन इशू करता है, स्टेट करता है पर्टिकुलर, मतलब अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो ये स्टेट इशू करेगा अपना इनर लाइन परमिट, मणिपुर में जाना है तो मणिपुर इशू करे, सब अपने अपने अलग अलग करेंगे, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, फिजिकली जाके भी ले सकते हो, ठीक है।
और इस पे लिखा होता है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप वहाँ रहोगे, किस एरिया में रहोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए बोला हुआ है। अभी न्यूज़ में क्यों थी, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्या अलोकेट करना है कि 30% ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का बजट है वो अपने डेवलपिंग या डिप्रीव एरिया के लिए यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 से बनी है, ठीक है। एक नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। कौन कौन से हैं वो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स होगी और एक हो गया सिक्किम, ये हो गए। इनके लिए बता रखा है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। तो जो डिप्रीव एरिया है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें बता रखा है कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या बता रखा है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर। अब पता है कोई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उनके लिए और जोनल काउंसिल है, इन दोनों के लिए हमारे क्या है, हमारे होम मिनिस्टर वो हमारे होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। वाइस चेयरमैन के लिए बता रखा है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ द डोनर है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ऑल द 8 स्टेट के और 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनल प्लानिंग बॉडी की तरह ये वर्क करती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। अब बता रखे रीजनल प्लान बनाने के लिए ये प्रायोरिटी देती है स्कीम को, कौन सी स्कीम आएगी, स्टेट को प्रायोरिटी देती है। उसके बाद बता रखा है कि किसी भी स्टेट को दे सकती है। अब सिक्किम में जैसे दी हुई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है, ठीक है। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता रखे। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, ये अभी इसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया, दोबारा बनाया गया। आर्टिकल 263 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएससी की भाई इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। इसमें बता रखा है कि सरकारी कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनी थी, ठीक है। रिकमेंडेटरी बॉडी है, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती, सलाह दे सकती है, ठीक है। किससे रिलेटेड, इंटर स्टेट से, सेंटर स्टेट है और सेंटर यूनियन से इंटर स्टेट काउंसिल है ये, ठीक है। ये किसके लिए होती है, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करने के लिए, किसके बीच में, बाय एग्जामिनिंग डिस्कसिंग और इश्यू को, और स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए होती है इंटर स्टेट, या फिर डिफरेंट स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को करने के लिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन देती है। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, किसी भी टाइम पे एस्टेब्लिश की सकती है और काम खत्म होने पर इसको हटाए जा सकते हैं। इसके बाद बता रखे इसके स्ट्रक्चर बता रखे हैं। अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसका पीएम उसके चेयरमैन होते हैं। इसमें क्या होता है, सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं सब स्टेटों के, यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी हो गया। उसके बाद बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करते हैं। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1990 का, वो बताता है कि जो 2/22 अमेंड किया गया है, ठीक है। इसमें बताता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट है अंडर प्रेसिडेंशियल रूल टू, ये है गवर्नर है इसमें, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल रूल जिनमें लगा हुआ है उनमें गवर्नर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके काउंसिल की मीटिंग में, ठीक है। और उसके बाद बता रखे हैं जो चेयरमैन है वो हमारे जो नॉमिनेशन भी कर सकता है, इनवाइट ही बुला सकता है, जो यूनियन मिनिस्टर अमंग अदर यूनियन मिनिस्टर को भी बुला सकता है, ठीक है। तो इसके बाद बता रखा है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल, इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो कंसल्ट करती है और प्रोग्रेस करती है, मैटर की प्रोग्रेसिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। अब जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है उसका चेयरमैन। देखो जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसका तो पीएम होता है चेयरमैन, और जो इंटर स्टेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होता है, हमारा यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्टर जोनल काउंसिल का भी होता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का भी होता है, और इसकी स्टैंडिंग कमेटी का भी होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बता रखे हैं 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बता रखा है, नेक्स्ट देखिए इसमें बता रखा है, चलो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्ज। अब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव उनको मर्ज कर दिया गया एक यूनियन टेरिटरी में, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है, इसके लिए एक्ट किया था तो फर्स्ट शेड्यूल में कमेंट किया गया है मर्ज करने के लिए दोनों यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। इसके बाद बता रखा है इस नॉट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं है, सिंपल इसको कर सकते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेसिफाई करता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आती है, ठीक है। आर्टिकल 240 कॉन्स्टिट्यूशन का वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को
कि उनके लिए रेगुलेशन बना सकता है यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मोस्टली जो यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री चेंज करना या उनकी नेमिंग चेंज करना या एक दूसरे को मर्ज में करना, ये बाहर का काम है, ये सारा प्रेसिडेंट देखते हैं। और अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर का जो काम है वो सारा काम गवर्नर देखते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद बता रखा है कि प्रेसिडेंट रूल रेगुलेशन इनके बना सकता है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव के लिए, ठीक है, दोनों को मर्ज करना है एक में, ठीक है। उसके बाद बता रखा है जो फर्स्ट शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो उसमें बता रखा है कि एक लोकसभा सीट प्रोवाइड करता है दोनों यूनियन टेरिटरी में एक एक, ठीक है। अब जो एक्ट है उसमें क्या है, उनको मर्ज करने के बाद इनकी सीट कम नहीं की गई, इनको दोनों को अभी भी एक एक मर्ज करने के बाद पर टोटल 2 सीट दी गई है अभी जो लोकसभा में है। अब उसके बाद बता रखा है जुडिक्शन ऑफ, अभी इनका जुडिक्शन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही रहेगा, पहले भी वही था। उसके बाद बता रखा है कि अभी कितनी अब बन गई हमारी यूनियन टेरिटरी 8, ठीक है। इस अमेंडमेंट के साथ जो हमारी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया है वो 8 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बता रखा है इसमें जो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है उनमें लेजिस्लेचर है, बाकियों में नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल के लिए याद रखना है, 6 शेड्यूल है वो हमारा आर्टिकल 338 के अंडर है। इसमें बता रखा है कि रिकमेंड किया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने के लिए अंडर 6 शेड्यूल में। अब 6 शेड्यूल में 4 स्टेट है AMTM याद रख लेना। AM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट है, तो लद्दाख को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। अब इसमें बता रखा है आर्टिकल जो 244 है वो स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है कुछ एरिया के लिए जो शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया में डेजिग्नेट किए गए हैं, ठीक है। अब 6 शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, उनके कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है। अब 6 शेड्यूल के अंडर क्या क्या प्रोविजन दिए गए इसमें देखो, सबसे पहले तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। ये इसमें बता रखा है जो ट्राइबल एरिया है वो अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं, सेपरेट रीजनल काउंसिल बना सकते हैं जो जिसमें क्या 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। ऐसी 10 काउंसिल बनी हुई है, अभी खुद ही करेंगे वो अपना सारा काम। उसके बाद उनके पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है, वो अपना कानून बना सकते हैं कुछ मैटर पे, लैंड में, फॉरेस्ट में, कैनल वाटर में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम, इन सब में। इसमें क्या है गवर्नमेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो अपना बना सकते हैं, बट गवर्नमेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो जुडिशियल पावर है उसमें बता रखा है कि ये विलेज काउंसिल बना सकते हैं, कोर्ट बना सकते हैं फिर ट्रायल शूट के लिए, ठीक है। अब उनके कोई अगर बीच में झगड़ा वगैरह किसी का हो जाता है तो उसके लिए। अब बता रखा है कि जो जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है वो भी हो सकता है इसमें, आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट वो केस उसको गवर्नर स्पेसिफाई करना चाहिए। अब जो रेगुलेटरी पावर है वो उसके बाद बता सकते हैं, ये मैं अपने आप बना सकते हैं, प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरी, रोड, ये सब बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मनी लैंडिंग है और ट्रेडिंग का है इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बट इन सब के लिए उनकी गवर्नमेंट की असेंट ज़रूरी है, काम सारा खुद कर सकते हैं बट गवर्नमेंट की असेंट लेनी है, बस सॉरी गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नर की असेंट लेनी है। उसके बाद जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ये अपने पावर है कि अपना टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल आगे नेक्स्ट करेंगे जितना बच गया वो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।